तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इससे रिलेटेड बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ है। और आज हमें पढ़ना है टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, क्योंकि ये हर एक चीज का बेस होता है। इसलिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अर्थात टेंस जानना चाहते हैं तो इस टेंस से पहले आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानना, और इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए और तब जाकर के इस टेंस वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज काफी अच्छे से समझ में आए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आगे आने वाले जितने वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज हम शुरू करते हैं टेंस। क्योंकि टेंस को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ग्रामर सेक्शन का। और टेंस का मतलब होता है कि टेंस शोज टाइम, एक्शन और इवेंट्स and it also tells us that when any action has happened। अर्थात टेंस सोच का मतलब होता है दिखाता है या दर्शाता है। टाइम दर्शाता है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। एक्शन क्या दर्शाता है? कार्य दर्शाता है या किसी घटना के बारे में जानकारी देता है। अर्थात टेंस क्या होता है? तो टेंस हमें किसी समय, कार्य या घटना के बारे में बताता है तथा यह भी बताता है कि कोई काम कब और किस समय में किया गया है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, वो 3 तरीके का हो सकता है। आप कोई भी काम 3 ही तरीके से कर सकते हैं या 3 ही समय में कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। कल मैंने आपको पढ़ाया था वो हो गया पास्ट टेंस, और अगर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो वो होगा फ्यूचर टेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेंस एंड टाइम आर इक्वल। टेंस एंड टाइम आर इक्वल। So we also classify tense into 3 types। हम टेंस को भी कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 3 भाग में। पहला जो होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या बनता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा जो हमारा बनता है वो होता है फ्यूचर टेंस। क्या बनता है? फ्यूचर टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जिस टेंस के अंत में का मतलब होता है हिंदी का एक सेंटेंस जो लास्ट होता है खड़ी पाई से, तो इस खड़ी पाई के एक स्टेप पहले यानी यहाँ पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो अगर आपको है, हूं, हो में से कोई एक भी वर्ड मिलता है, इसका मतलब कि वह है प्रेजेंट टेंस। सेम इसी जगह पर अगर आपको था, थी और थी में से कोई एक वर्ड मिल जाता है, अर्थात वो होता है आपका पास्ट टेंस। एकदम वैसे ही सेम प्रोसेस में अगर आपको गा, गी, गे इनमें से कोई एक मिल जाता है तो वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। काफी क्लियरली और काफी धीमे से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है जिस सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आता हो वो प्रेजेंट टेंस होता है। वही अगर किसी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी आता है तो वह क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और वही किसी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आता है तो वह होता है फ्यूचर टेंस। काफी गर्मी है और इतनी गर्मी में भी आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 4 भाग इसका, 4 भाग इसका और 4 भाग इसका।
लेकिन ये होता है इन तीनों टेंस के जो चार चार भाग होते हैं उनका नाम एक होता है। क्या होता है? एक ही नाम होता है। जैसे कि अगर हम नाम लिखना चाहें तो वो होता है, पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है ता, ती और ते। क्या होता है? ता, ती और ते। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है रहा, रही, रहे। ठीक है। और तीसरा टेंस होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है? परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होता है, इसका पहचान जो बनता है वो होता है चुका है, चुकी है, सॉरी चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी और चुके। वही जो चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका पहचान होता है रहा, रही, रहे और क्या इसके साथ साथ समय। चलिए अब एक बार फिर से हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के चार चार भाग। इंडेफिनिट टेंस जिसका पहचान ता, ते, ती होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका पहचान रहा, रही, रहे होता है, परफेक्ट टेंस जिसका पहचान चुका, चुकी, चुकी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका पहचान रहा, रही, रहे प्लस समय होता है। चलिए अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगर हमें एक एक टेंस काफी अच्छे से और काफी क्लियरली पढ़ना है तो आपको वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे इस चीज पे। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं, क्या मानते हैं? अगर ये कोई मेंबर है हमारे फैमिली का, यानी हेड ऑफ द मेंबर, अगर ये सपोज दैट इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? दादाजी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दादाजी मान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद से अगर ये दादाजी हो गए तो ये हो गए घर के बड़े लड़के, प्रेजेंट टेंस, और ये हो गए उसके बाद दूसरे नंबर वाले पास्ट टेंस और तीसरे नंबर वाले क्या हो गए? फ्यूचर टेंस। यानी कि दादाजी और फिर उनके तीन लड़के, तीनों की क्वालिटी अलग अलग। प्रेजेंट टेंस का क्वालिटी है हूं हो। किसी सेंटेंस के अंत में आता है हूं हो तो पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। वही था, थे, थी आता है तो वो होता है पास्ट टेंस, पहचान सकते हैं कि वो पास्ट टेंस है। और वही गा, गे, गी आता है तो वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के चार चार लड़के, आगे थोड़ी फैमिली डिवाइड होती है और फैमिली थोड़ा बड़ा होता है, इंक्रीज होता है, तो चार लड़के इसके, चार इसके और चार इसके। क्योंकि भाइयों में इतना प्यार है, इतना घनिष्ठ संबंध है कि ये चारों ये तीनों मिल करके अपने चार चार लड़कों का नाम एक ही रख देते हैं। क्या क्या नाम हो जाता है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार नाम इसका भी, चार नाम इसका भी और चार नाम इसका भी। ठीक है। इसलिए हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये इंडेफिनिट इन तीनों में से किसका है, ये कंटिन्यूअस इन तीनों में से किसका है, या ये परफेक्ट इन तीनों में से, या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों में से किसका है। इसलिए अगर आपको अलग अलग तरीके से ये जानना है तो फिर हम इसके पिताजी को भी इसके नाम के साथ ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसके पिताजी को भी इसके नाम के साथ ऐड किया है। जैसे जरा सोचिए, अगर हम प्रेजेंट को और इंडेफिनिट को एक साथ ऐड करते हैं, किसको किसको? प्रेजेंट और इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट और इंडेफिनिट का जो पहचान होता है, जरा सोचिए, प्रेजेंट का पहचान है हो और इंडेफिनिट का पहचान ताती, ते। तो दोनों अगर एक साथ जुड़ता है तो क्या पहचान बनता है? ता है, ती है और ते है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बना ता है, ती है और ते है। वही अगर हम प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ ऐड करते हैं तो क्या पहचान बनता है? रहा है, ठीक है, रहा है, रही है और रहे। ठीक है। क्या पहचान बनता है? रहा है, रही है और रहे। फिर प्रेजेंट को हम परफेक्ट के साथ ऐड करते हैं तो क्या पहचान बनता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला अगर इसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका पहचान क्या बनता है? रहा है, रही है और रहे हैं। अब प्लस
समय। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और उसमें समय नहीं दिया होता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है के साथ साथ समय भी दिया होता है, अर्थात ये भी बताया गया रहता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है, तो उसको हम कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट के चारों फॉर्म का नाम। अब हम प्रेजेंट के बजाय किसको ऐड करते हैं वहां पे? पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को ऐड किया जाएगा तो पहचान क्या बनेगा? ता था, ती थी, ते थे। यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है वो होता है ता था, ती थी और ते थे। वहीं पास्ट और कंटीन्यूअस को एक साथ ऐड किया जाता है तो पहचान क्या बनता है? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट को एक साथ ऐड किया जाता है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ऐड किया जाता है तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। ठीक है, चलिए अब हम फ्यूचर और इंडेफिनिट को एक साथ जोड़ते हैं तो अब क्या होता है जरा सोचिए। यहाँ जो फ्यूचर टेंस होता है ये अपने इंडेफिनिट की क्वालिटी को अचीव नहीं करता है, यानी कि इंडेफिनिट का क्वालिटी फ्यूचर के साथ ऐड नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, दोनों का पहचान गा, गी, गे ही बनता है। क्या बनता है? गा, गी, गे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ता, गा, ते, गी और तेगे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो है अपनी क्वालिटी इंडेफिनिट के साथ, सॉरी इंडेफिनिट जो है अपनी क्वालिटी फ्यूचर के साथ ऐड करने से मना कर देता है। इसलिए हम इसके इस ता, ती, ते को इसके साथ अटैच नहीं करते। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या बन गया? गा, गी, गे। वैसे ही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को एक साथ ऐड किया जाएगा तो पहचान बनेगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। वैसे ही फ्यूचर और परफेक्ट टेंस को एक साथ ऐड किया जाएगा तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ऐड किया जाएगा तो क्या पहचान बनेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ साथ समय। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसी चीज को थोड़ा सा और डिफाइन करके पढ़ते हैं। अब एक एक टेंस को हम आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, साथ साथ में इसका पहचान, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आता है और कैसे इसको पढ़ा जाता है, ये हम लोग देखते चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस का पहचान मैंने अभी क्या बताया था? ता है, ती है और ते है। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आता है तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें यहाँ जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? यस और ईएस जोड़ा जाता है। अब ये यस और ईएस जुटता किसके साथ है? तो वो जुटता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हम हिंदी में एक वचन का कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन का कर्ता कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसी चीजें आती हैं? तो उसमें आता है ही, सी, इट या किसी का भी एक नाम। किसी का भी एक नाम जो होगा वह क्या होगा? सिंगुलर आएगा। तो अगर इन सब्जेक्ट में से कोई एक भी आता है, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इन सब्जेक्ट में से कोई एक भी आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? बहुवचन का कर्ता। बहुवचन कर्ता। ठीक है, तो अगर कहीं पर अनफॉर्चुनेटली प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें क्या क्या आता है? आई आता है, वी, यू, दे या दो नाम,
क्या आता है? दो नाम। अगर इनमें से कोई एक आता है तो सबसे पहले आप इन चीजों को याद रखेंगे, हम इनको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। और इनके साथ सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस और यस इनके साथ नहीं लगाया जाता है। इनके साथ यस और यस नहीं लगाया जा सकता है। एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, और आप चाहे तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको भविष्य के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान है, ता है, ती है, ते है। और इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस ऐड किया जाता है। ठीक है? और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन का कर्ता होता है तो ही, सी, इट यही आता है एक वचन में, और इसी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाते हैं। जबकि बहुवचन का कर्ता आएगा जिसमें आई, वी, यू, दे या दो नाम होता है तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, यस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, ये तो आपको काफी अच्छे समझ में आ गया। अब इस टेंस के निगेटिव में, यानी इसी टेंस के निगेटिव में हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं डू नॉट का या डज नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का या डज नॉट का। और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाया जाता है, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो अब ये डू नॉट और डज नॉट लगता कहां पर है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने जो कि बताया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी यहाँ पर मैंने बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ये सारी चीजें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर आपने फिर से इस चीज को नहीं देखा होगा तो एक बार देख करके अच्छे से देख लीजिए इसको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए, अब इसके आगे एक चीज और आता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में कभी नहीं शब्द आता है। क्योंकि आगे ये टेंस में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कभी नहीं वाला जो सेंटेंस आता है तो उसके लिए कैसे ट्रांसलेशन उसका बनाया जाता है। तो अगर कभी कभी किसी सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो ऐसे वाक्यों में डू नॉट या डज नॉट के बजाय हम नेवर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? नेवर। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, और जब आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा नेवर वाले पॉइंट्स को। ठीक है? चलिए, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को पढ़ने का, तो वो होता है उसका स्ट्रक्चर, यानी उसका रूल। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको कई बार बताया है ऑफलाइन क्लासेस में कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए TSS का फॉलो होना बहुत जरूरी होता है। अब ये TSS क्या होता है? तो कभी भी कोई सेंटेंस आए उसका टेंस पहचानिए। और आप जानते हैं, जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके सामने, तो TSS अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफी अच्छे से और काफी आसानी से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेंगे। यही सेंटेंस क्यों, इससे बड़ा, इससे भारी सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन इस रूल से किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर TSS क्या है? तो T का मतलब होता है टेंस, यानी सबसे पहले आप इस पूरे सेंटेंस का टेंस पहचानिए कौन होता है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट के दो वर्ड से ये पता लगाया जा सकता है कि वह टेंस कौन सा है, वह टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर ता है, ती है, ती है में से कोई एक वर्ड आ रहा है ना, ता है आया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मिल गया। एक टेंस का ट्रांसलेशन, एक टेंस को, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है ना, इस पूरे टेंस को हम 6 भाग में बनाते हैं। कितने भाग में बनाते हैं? 6 भाग में। किसी भी टेंस को, यानी किसी भी संपूर्ण टेंस को हम 6 भाग में बनाएंगे। कितने भाग में बनाएंगे? 6 भाग में। और कौन कौन सा भाग होता है? पहला होता है अफर्मेटिव का। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस का। तीसरा जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। चौथा जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। पांचवा जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव। और छठवा जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऊपर की इससे मीनिंग मिला सकते हैं। ठीक है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का।
ये 6 तरीका हो जाता है, ठीक है। ये 6 तरीके से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। किसी भी टेंस के 6 भाग होते हैं और 6 भाग को ही पढ़ा जाता है। तो इन 6 भाग को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद से हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हमने यहां लिखा हुआ था राम घर जाता है, ठीक है। टेंस पहचान लिया आप, इससे क्या मिल गया? टेंस मिल गया आपका। चलिए देखिए, तो राम घर जाता है, अगर इसमें आपको टेंस पहचानना है तो ये मिल जाएगा आपको लास्ट के 2 वर्ड से। कहा है आ रहा है, इसका मतलब कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको एक का मतलब होता है, एक एस का मतलब होता है सेंटेंस। तो अभी मैंने यहाँ पे 6 प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए थे, तो इन 6 में से किसी एक सेंटेंस को आप पहचान लेंगे। उसके बाद से आता है स्ट्रक्चर। क्या आता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल। किसी भी टेंस को पढ़ने का, किसी भी टेंस को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप उस चीज को एक सही फॉर्मेट में रखिए और रूल पर रख करके उसका ट्रांसलेशन बनाइए। चलिए देखते हैं इसको। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर होता है V1, यस या ईएस, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है। अब ये आपका रूल बन जाता है। कभी भी ध्यान रखेंगे इस चीज का कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ा रहे हैं या ठीक है, तो उस स्थिति में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब मैंने आपको इससे पहले सारी चीजें बताई हुई हैं कि कब वर्ब के साथ यस और ईएस का प्रयोग किया जाता है और कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब राम घर जाता है, यहाँ सेंटेंस हमने लिखा है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। राम घर जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। राम घर जाता है, एक सेंटेंस है। तो इसमें मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या करना है, आपको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट खोजना है। अब ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहां से? इसके लिए मैंने अभी वीडियो को शुरू में भी मैंने बताया था और फिर मैं बता रहा हूं कि इसके लिए सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, कॉम्प्लीमेंट पहचानना, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां जाइए और वहां सबसे पहले उसको बारीकी से नोट कीजिए, देखिए, याद कीजिए उन चीजों को, समझिए। और अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए कि किन चीजों में आपको डाउट है, तो अगले वीडियो में आपको वो सारी चीजें फिर से समझा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ है राम सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे? राम। और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में, यानी सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, या एक नाम। क्या? एक नाम। ये था आपका सिंगुलर। और वही प्लूरल क्या था आपका? प्लूरल में था आई, वी, यू, दे या दोनों, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्या थी? प्लूरल सब्जेक्ट थी। अभी हमारे पास क्या है? राम। अब आपको चाहिए वर्ब। बताइए इसमें वर्ब क्या है? जाना वर्ब है, तो इसमें हम गो करेंगे ना। लेकिन राम एक नाम है, इसलिए इसमें हम ईएस लगा देते हैं। और कहाँ जाता है राम? घर जाता है, ठीक है। तो राम गोज टू हाउस। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूँ। मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो मैं का हो गया आई। अब इसमें वर्ब बताइए। फ्लाई। और क्या उड़ाता हूँ? काइट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जाकर के एक बार फिर से वो वीडियो देखिए और आप उसको समझिए, तब आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बंदर आम खाता है, बंदर आम खाता है, तो यहाँ बंदर का मीनिंग क्या हो जाएगा? द मंकी। और एक बंदर है ना, अगर बहुत सारे बंदर होते तो यहाँ आम खाते हैं लिखा जाता, जबकि आम खाता है तो एक बंदर की बात की जाती है, द मंकी। और खाना का मीनिंग क्या हो गया? ईट्स। और एक नाम है इसीलिए वर्ब में हमने यस और यस लगा दिया। तो द मंकी ईट्स क्या खाता है? द मैंगो, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए एक बार फिर से आप इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।
इसके बाद से इस अफर्मेटिव सेंटेंस पे मैं आपको 5-10 एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल होगा, मोहन एक पत्र लिखता है। देखिए, आप लोग भी कापी में लिख के बनाइए उसको। मोहन एक पत्र लिखता है। दूसरा होगा, सभी नेता झूठ बोलते हैं। सभी नेता झूठ बोलते हैं। तीसरा होगा, वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं। वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं। चौथा होगा, हम लोग ताजमहल देखने आगरा जाते हैं। हम लोग ताजमहल देखने आगरा जाते हैं। हम लोग ताजमहल देखने आगरा जाते हैं। 4 हुआ, एक और लिख लीजिए। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो जितने भी ट्रांसलेशन आपको बोले गए हैं, ये आप अपने मन से बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप इसको पूछ लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। दूसरा इसका स्टेप जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस का। किस चीज का? निगेटिव सेंटेंस का। पहला तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हम इसका देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होगा दूसरा? निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका रूल हम लोग लिख लेंगे। क्या होगा? सब्जेक्ट डू या डज और इसके तुरंत बाद नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया गया था कि कब हम कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं डज नॉट का। किसका? डज नॉट का। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है, तो हम प्रयोग करते हैं किसका? डू नॉट का। और दोनों के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इस सेंटेंस में हम फिर एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने लिखा था कि राम घर जाता है। अब मैं लिखता हूं राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है। ठीक है, एक और ट्रांसलेशन में लेता हूं, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक और ट्रांसलेशन लिया जाता है, वे लोग मेरे घर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तीनों ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। सबसे पहले लिखा है राम घर नहीं जाता है। हमने क्या लिखा? राम। और आप जानते हैं कि राम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम पहले क्या प्रयोग करेंगे? डज और उसके तुरंत बाद नॉट। हमें राम भी मिल गया, हमें डज भी मिल गया और हमें नॉट भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो इस सेंटेंस में बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे काम हो रहा है? तो जाना, तो जी वो। अब क्या यस और यस भी लगाया जाएगा क्या? नहीं, इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि हमारे रूल में कहीं पर भी यस और यस या यस का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यस और यस नहीं लगाएंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ जा रहा है वो? तो गो टू हाउस। अब यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। तो राम डज नॉट गो टू हाउस, ये बन गया आपका ट्रांसलेशन। दूसरी चीज कि हम लोग खाना या हम खाना नहीं बनाते हैं। हम का मतलब हो गया वी, और आप जानते हैं कि वी कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? डू नॉट। वी डू नॉट कुक द क्या? फूड। वी डू नॉट कुक द फूड। ये ट्रांसलेशन बन गया हमारा। तीसरा चीज, वे लोग मेरे घर नहीं आते हैं। वे लोग मेरे घर नहीं आते हैं, तो वे लोग का मतलब हो गया दे, और उसके बाद से दे चूंकि प्लूरल है तो क्या करेंगे? दे डू नॉट कम। और कहां पे? टू माई हाउस। वे लोग मेरे घर नहीं आते। क्योंकि मैं ये वीडियो यानी कि इससे पहले ये सारा चीज जब मैं बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि निगेटिव में कभी कभार ऐसा होता है कि कभी नहीं शब्द आ जाता है।
क्या आ जाता है? कभी नहीं। ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम में। अधिकांशतः इसके जैसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं कि हम लोग कभी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे लोग, ठीक है। तो कभी नहीं खाने का तो सवाल ही नहीं आता है, बट ऐसा सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्या है? हम लोग कभी नहीं खाते हैं। सेंटेंस में नहीं के बजाय क्या आ रहा है? कभी नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कभी किसी सेंटेंस में होता है तो मैंने आपसे बताया था कि डू नॉट और डज नॉट की जगह पे हम नेवर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। और जब नेवर का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब में यस और ईएस लगाया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस स्थिति में नेवर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब में यस और ईएस लगाया जाता है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर के साथ हम यस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग कभी नहीं खाते हैं, तो हम लोग का मतलब हो गया वी, और वी के बाद डू नॉट या डज नॉट की जगह पे हमें क्या प्रयोग करना है? नेवर। वी नेवर ईट, वी नेवर ईट, हम लोग कभी नहीं खाते। हो गया ट्रांसलेशन, हम लोग कभी नहीं खाते हैं। अगर एक सेंटेंस और लिखा जाए कि वह कभी नहीं रोती है, वह कभी नहीं रोती है, ठीक है, वह कभी नहीं रोती है, तो वह का मतलब लड़की है तो सी हो गया, और सी के साथ हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और रोना का अंग्रेजी होगा WEEP। लेकिन अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में है, इसलिए हम यहाँ पर यस और यस लगाएंगे। किसके साथ? नेवर के साथ भी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ नेवर लगने के बाद भी वर्ब में यस और यस लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर के साथ या नेवर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं लगेगा। चलिए इस पर भी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिसको आप घर से ट्राई करेंगे। तो लिख लीजिए उस एग्जांपल को, मैं आपको बता दूं या मैं साथ में लिख दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आप उसको लिख लीजिए। लिखिए, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, वह रोज गाना नहीं गाता है, नहीं गाता है। मैं तुम्हें किताब कभी नहीं पढ़ाता हूँ, कभी नहीं पढ़ाता हूँ। चौथा लिखिए, मेरे पिताजी मुझे पैसा कभी नहीं देते। ठीक है। पांचवा हो जाएगा, वह रोज नदी में नहीं नहाता है। चलिए ये आप वर्ड नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। तो अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।